कहते हैं कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता रहता है। अक्सर ये वही इतिहास की कहानियाँ होती है जिनके ऊपर कभी भी एक तिनका भी रोशनी नहीं पड़ी, जो इतिहास कभी किसी के सामने ही नहीं आया। कुछ ऐसे राज जो कभी किसी के सामने नहीं खुले। अक्सर यही घटनाएं किसी न किसी रूप में किसी न किसी वक्त हमारे सामने आ जाते हैं। आज आपको एक ऐसी ही इतिहास के बारे में सुनाने जा रहा हूं। सुनते रहिए आज की कहानी, एक भौतिक घटना। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा मक्खन सिंह। बहुत दिनों बाद। मक्खन सिंह एक बहुत ही बढ़िया शिकारी है और वो अपने कंधे पर अपनी बंदूक को लेकर खड़ा था और साथ में उसके हाथ में था 2 पिंटल। पिंटल एक बहुत ही स्वादिष्ट जंगली हंस होते हैं। मक्खन ने पता नहीं कितनी बार मुझे ये जंगली हंस खिलाए हैं। अक्सर वो मेरे लिए ये लाया करता था और इसके अलावा भी हरिन, जंगली सुअर और पता नहीं कितने सारे जानवरों की गोश्त खा चुका हूँ। मेरे घर पे एक बाघ की चमड़ी लटकी हुई है। ये चमड़ी भी मक्खन ने मुझे दिया था। मैंने उसे अच्छी तरह से देखा। एक हाफ पैंट, हाफ शर्ट और सर के बाल छोटे छोटे करके रखे हुए हैं। अरे क्या बात है, इतने दिनों बाद? अंदर आओ अंदर आओ। कहाँ थे अब तक? अब आपको तो पता ही है, मैं जगह जगह पर घूमता रहता हूँ और घूमते घूमते मुझे याद आया कि बहुत दिनों से आपके साथ मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए चलो आज मुलाकात करके ही आते हैं। और देखिए किस्मत मेरी, मुझे 2 पिंटल भी मिल गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ बैठ जाओ। बोलो चाय या कॉफी? मक्खन ने एक बहुत ही रहस्यमय हंसी अपने चेहरे पर लाकर कहा, नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा। वैसे आपको देखकर लगता है आपका ध्यान कहीं और है। हाँ वो तो है। असल में एक भूत की कहानी लिखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन प्लॉट नहीं मिल रहा। उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे मुझे एक भूत की कहानी पता है, बताऊं क्या? अच्छा चलो बोलो। मक्खन ने बोलना शुरू किया। गौड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके पास एक जंगल है। मुझे किसी ने खबर दी कि वहाँ पर सुबह के वक्त बहुत सारे तितिर मिलते हैं, जो कि अक्सर मिलते नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तितिर पक्षियाँ हैं, ये बहुत ही सुबह सुबह निकलते हैं। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं वहाँ पर जाकर पूरी रात वहीं पर बिताऊंगा। मेरे पास एक फोल्डिंग बेड था, जो कि ब्रिटिश के ज़माने का था। इसकी खासियत ये थी कि इसे फोल्डिंग करके कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। मैंने उन सबको लिया और तय किया कि जंगल के पास ही एक कोने में मैं सोया रहूँगा। अब मच्छरों के लिए मेरे पास एक मच्छरदानी भी थी, इसीलिए रात बिताने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। अब जैसा सोचना वैसा ही काम। सारा इंतज़ाम करके मैं निकल पड़ा। रात 10 बजे के बाद मैं खाना पीना ख़त्म करके वहाँ पर चला गया। मैंने अपने नौकर को पहले से ही वहाँ पर तैनात करके रखा था। उसने सारा इंतज़ाम करके रखा था। मैं वहाँ जाते ही उसको छुट्टी दे दी और वो अपने घर चला गया। मैंने अपने लोडेड बंदूक को अपने पास रखी और सो गया। आसमान में उस वक्त चाँद नहीं निकला था, लेकिन बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी।
इस वजह से मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। कितनी देर तक सोया था याद नहीं, लेकिन अचानक एक आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई सांप है। मैंने जल्द से जल्द अपनी टॉर्च ली और देखा कि अरे ये तो कोई सांप नहीं बल्कि एक बड़ा सा हाथी है। एक बहुत बड़ा हाथी। और तभी आसमान से बादल हट गए और खूबसूरत चांद की रोशनी में चारों तरफ भर उठी। मैंने ये भी देखा कि वो हाथी से बड़ा ही नहीं था बल्कि पूरी तरह से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी का पालतू है और उसके पीठ पर एक बैठने की जगह भी थी। वो मेरे पास ही खड़ा होकर अपनी नाक हिला रहा था, अपनी कान हिला रहा था और साथ में मुंह से आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर रहा था। ये देखकर मैं सोचने लगा अभी क्या करना चाहिए। यही सोचते सोचते मैं चुपचाप बैठा रहा और कुछ देर बाद मुझे लगा कि ये तो एक पालतू हाथी है, चाहे कहीं से भी आया हो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन पूरे 10 मिनट बीत गए, लेकिन वो हाथी वहाँ से हिला तक नहीं। वो लगातार अपने नाक हिलाए जा रहा था और अपनी कान हिलाए जा रहा था। उसके बाद और 10 मिनट बीत गए। क्या करूं वही सोच रहा था कि तभी उस हाथी ने एक अजीब सा काम किया। उसने अपने नाक को आसमान की तरफ उठाया और कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा और उसके बाद अपने नाक को नीचे लाकर मेरे पास लेके आया और मुझे एक रुद्राक्ष का माला पहना दिया। और पहनाते ही उसके नाक से कोई चीज़ मेरे पास आके गिरी। मैंने उसे उठाया और देखा कि एक सफ़ेद रंग का शिवलिंग। और तभी मुझे याद आया गौड़ के राजा शशांक और उनके पसंदीदा हाथी मैनाक। और पता नहीं तभी मैं अपने मुंह से बोल उठा, मैनाक क्या हाल है। ये बात सुनते ही मैनाक मेरे सामने बैठ गया और अपने नाक को मेरे सामने टेढ़ा करके पकड़ा, एकदम किसी सीढ़ी की तरह। मैंने उसके नाक पर पैर रखा और उसके पीठ पर जाकर बैठ गया और तभी मैनाक चलने लगा। धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से दौड़ने लगा। पता नहीं कितने सारे मैदान और नदी में पार होके चला गया। रात खत्म होकर सुबह हो गई, लेकिन मैनाक वो तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन के रोशनी में मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत देश। चारों तरफ कितनी सारी सजावट, कितनी खूबसूरती, कितने मंदिर, कितने सारे बगीचे। वो सब एक एक करके मैं पार हो गया। मैनाक को देखकर सड़क पर जितने भी लोग थे वो सब रास्ता देने लगे और वो सब जोर जोर से कहने लगे, महाराज शशांक की जय, महाराज शशांक की जय। लेकिन मैनाक वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो तो चले ही जा रहा है। पूरा दिन चलने के बाद जब सूरज डूबकर शाम ढल गई और चारों तरफ अंधेरा आ गया, तब मैनाक एक बड़े से जंगल के सामने जाके रुका और अपने नाक की मदद से बड़े बड़े पेड़ों को तोड़कर रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक जलती हुई चीता और उसके सामने खड़ी हुई है राजश्री। मैं राजश्री को बहुत चाहता था, लेकिन उसके दो भाई राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, उसके साथ मेरा झगड़ा था।
इसी वजह से वो मुझे मिली नहीं। मैंने कहा, राजश्री, ये क्या कर रही हो तुम? राजश्री ने कहा कि वो इस जलती हुई चिता में जान देने वाली है, उसे रोका ना जाए। लेकिन मैंने कहा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। उसी वक्त मैं मैना के पीठ से कूदकर सामने आ गया और आते ही एक बड़ा सा नुकीला हथियार आकर मेरे सीने के आर पार चला गया। मैंने देखा राज्यवर्धन का प्रेत वहीं पर खड़ा है और उसकी आंखों से मानो आग जल रही हो, और उस साथ में बहुत ही गुस्से में लग रहा था। दादू दादू देखो, आज मेरे स्कूल पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। मुझे कितना सुंदर रामायण मिला है, देखो। मेरा जो पोता था वो मेरे कमरे में आकर ये बात कहने लगा और मुझे अपनी खूबसूरत रामायण किताब दिखाने लगा। वो देखकर जैसे ही मैं मक्खन सिंह की तरफ मुड़ा, मैंने देखा, कहाँ है मक्खन सिंह? कहाँ है वो दो पिंटल? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मक्खन सिंह हवा में कहीं उड़ गया। अगले दिन मुझे खबर मिली कि मक्खन सिंह की मौत हो चुकी है और उसकी लाश एक जंगल के अंदर मिली है।